this class, we are going to start with the topic which is social security. Okay? Does anyone have any idea about social security? क्या होता है? Shift that side. क्या होता है सोशल सिक्योरिटी? ठीक है, लेकिन होता क्या है? ये तो एग्जांपल्स है, ठीक है. व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी आदर्श? See, there are conditions in our life where the working capacity is either reduced or completely over. वैसी कंडीशंस में आप खुद अकेले यू आर नॉट केपेबल एज बेस्ट नहीं. वर्किंग कैपेसिटी या तो घट जाती है या कंप्लीटली ओवर हो जाती है. इन दैट कंडीशन you cannot help yourself all alone. You need society as a large to take care of your requirements. देखो, वर्कर्स जब काम करते हैं तो तुम सोचो कि अगर वो बीमार पड़े, the employers they work on no pay, no work, no pay. They are based on this principle. So imagine somebody getting sick. Then what happens? One, they are sick, and two, they'll be fired off from the work. पहले तो ऐसे ही वर्किंग कैपेसिटी घट गई, वो काम करने लायक नहीं है, और दूसरा उसका इनकम भी रिड्यूस हो गया, कि सैलरी भी नहीं आ रही है. In that case, have you ever imagined what will happen to his family? Right? सोशल सिक्योरिटी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है? तुमने जो बताया वो कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ है. okay? जैसे सिकनेस, बीमारी, उसमें भी वर्किंग कैपेसिटी घट जाती है. सिकनेस का मतलब सिर्फ सर्दी खांसी बुखार नहीं होता है. सिकनेस का मतलब सिर्फ सर्दी खांसी बुखार नहीं होता है. सिकनेस विल आल्सो देयर आर सम सीरियस काइंड ऑफ सिकनेस. ईएसआई में ये कवर्ड है कि अगर आप जनरल सिकनेस बेनिफिट से ठीक नहीं होते हैं तो आपको एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट मिलता है. फॉर एग्जांपल, यू हैव हैड एन एक्सीडेंट और यू आर मीटिंग अ प्रोजेक्ट. इन दैट केस यू आर नॉट एबल टू वर्क. ओके, वैसे केस में आपको सिकनेस बेनिफिट चाहिए होती है. You are just not able to work. Next is maternity. This is also one condition in life where next is maternity benefit. Maternity benefit, you know there are so many women employees who are working, so many women employees who are working in so many organizations in at so many posts. लेबर से लेकर के सीईओ तक विमेन काम कर रही हैं. वैसे कंडीशन में अगर प्रेगनेंसी जैसी चीज, मैटरनिटी जैसी चीज विच इज अ नेचुरल फिनोमिनन ऑफ लाइफ, उसमें क्या होगा? वर्किंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है. फॉर सम वुमेन इट इज अ केक वॉक, दे काम टिल द लास्ट मंथ, बट फॉर सम इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो दे आर नॉट एबल टू वर्क. तो वैसे केस में तो एम्प्लॉयर को ये लगेगा कि कोई काम नहीं किया तो इसको सैलरी नहीं देनी चाहिए. एक तो वो काम नहीं कर सकती है, उसको पैसे की जरूरत है, ऊपर से उस वक्त उसकी नौकरी भी चली जाए. That is not fair. That is why Government of India has protected and put this as social security contingency. और उन्होंने लॉ पास किया है which is maternity benefit act. ये सब हम थोड़ा नेक्स्ट क्लासेस में तुम लोग को और बताएंगे. Now, sickness, maternity, disablement. पुरानी मूवीज देखे होंगे तो उसमें देखो कि कोई मजदूर गिर गया, कट गया, उसको किसी तरीके का डैमेज हो गया, और जो यूनियन का लीडर है वो उसको लेके जाता है मालिक के पास और रिक्वेस्ट करता है कि आप खजाना दीजिए क्योंकि ये
यहाँ कटा है, इसको यहाँ प्रॉब्लम हुआ है, ये कैसे खाएगा, इसका परिवार वाला कैसे रहेगा, एंड मेनी थिंग्स। और फिर चांसेस होता है कि जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, खासकर मजदूर वर्ग, कॉम्पेंसेशन में अच्छे लोग भी कवर्ड, अच्छे इन द सेंस कि एग्जीक्यूटिव एंड अबव रैंक भी कवर्ड होते हैं, जैसे जो लोग सेफ्टी इंजीनियर है या कोई और दूसरे तरीके में काम करते हैं। वैसे केस में अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते कुछ हो जाता है, तो इट बिकम्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू पे कॉम्पेंसेशन टू द पर्सन। होता है ये, देखो पहले क्या होता था, एक्ट नहीं था, ये जो कॉम्पेंसेशन एक्ट को, एक्ट जो इसको प्रोटेक्ट करता है ना, लॉ नहीं रहेगा तो कोई मानेगा, कोई एम्प्लॉयर मानेगा? एम्प्लॉयर तो ऐसा होता है जो कि उसके हिस्से का भी हक मार ले अगर उसका बस चले तो, राइट? तो कॉम्पेंसेशन जैसी चीज पहले क्या होता था ना, अंग्रेजों के टाइम पे फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आ ही चुका था, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में कॉटन टेक्सटाइल मिल, जूट मिल था इंडिया में, ये कॉटन टेक्सटाइल और ये सब बहुत बड़ा बड़ा मिल था। आपको पता है ना कि इंडिया का कपड़ा बहुत ही अच्छे क्वालिटी का और बहुत ही सस्ता बनता था, जिसने कि ब्रिटिशर्स के लैंडशायर शहर में जो बनता था कपड़ा, उसको टक्कर देने लगे। ठीक है, उसको टक्कर देने लगे, क्यों? क्योंकि यहाँ खेती होती थी, तो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल अबंडेंस में था, हम लोग खेती प्रधान देश थे, अपना सर्विस सेक्टर आगे बढ़ा रहे हैं, अभी भी एग्रीकल्चर डोमिनेट है, तब खेती प्रधान देश थे, कॉस्ट जो भी हमारा रॉ मटेरियल आता था वो बहुत सस्ता आता था, लेबर बहुत सस्ता था। आप यकीन करेंगे कि 1948 का जो फैक्ट्रीज एक्ट है, उसके पहले बहुत सारा फैक्ट्रीज एक्ट आया, जैसे 1911 का फैक्ट्री एक्ट, 1922 का फैक्ट्री एक्ट। इसमें क्या मेंशन किया हुआ है कि 7 साल से नीचे के बच्चे को काम करना मना है, मना किया गया। मना किया गया का मतलब काम करता होगा, 7 साल से नीचे का बच्चा यानी 6 साल का बच्चा क्लास 1 में पढ़ता है, तो सोच लो उतना छोटा बच्चा फैक्ट्री में काम करता था। और एक अडल्ट आदमी का वर्किंग आवर पता है कितना था? 18 से 20 घंटा। 18 से 20 घंटा, 24 घंटा होता है एक दिन में, उसमें 18 से 20 घंटा वो फैक्ट्री में काम करता था। तभी तो की बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, नींद की कमी होगी, तो जिस दिन तुम रात में ठीक से सोओगे नहीं, उस दिन तुम क्लास में देखोगे कैसा लगता है तुमको, सारा दिन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं बनेगा। सामने में मैम बोल रही है, सर बोल रहे, तुमको लगेगा कि हम, मेरा सिर भारी है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है नहीं सोने से। एक दिन 2 दिन की ये बात है, तब तुम ये चीज अगर तुम डेली करने लगोगे तो तुम्हारे हेल्थ पे असर पड़ेगा ना। तो वर्कर्स के साथ ऐसा होता था कि काम करते करते वो छोटे बच्चे या जो एडल्ट होते थे वो भी गिर जाते थे। तुम ज्यादा दिन तक नहीं सोओगे तो ऐसा ही फील होगा, गिर गए तो मशीन पे हाथ लग गया, पैर लग गया, कट गया, नींद में हाथ कट गया, पैर कट गया। और जो वर्कर सो जाते थे, एक टाइम के बाद देखते हो कभी अगर ट्रेन के बारे में देखोगे कि नहीं मिला, एसी बोगी में भी अच्छे अच्छे लोग चादर बिछाए हैं, कभी तो देखे होंगे ये चीज। ऐसा नहीं है देखे नॉट अफोर्ड, लेकिन वो रात का टाइम है, नींद आ रही है, तो वो क्या करेंगे? आई अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स, ओके। वैसे केस में अगर वो सो जाते थे तो उन पे एम्प्लॉयर एक बाल्टी पानी फेंक के उनको उठाता था। ये ट्रू है, ये बनी बनाई या सिनेमा में दिखाई हुई बात नहीं है। लेबर की, लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशन जब पढ़ोगे, तुम हिस्ट्री पढ़ोगे उसकी, तो तुमको ये पता चलेगा कैसा ही होता था, एक बाल्टी पानी फेंका और फिर बच्चे को उठाया और अडल्ट को उठाया। तो तुम सोचो कि जो लोग इस तरह व्यवहार करते हैं, क्या वो इजीली कॉम्पेंसेशन देंगे? नहीं देंगे ना। होता यही था। 1923 में ये कॉम्पेंसेशन का एक्ट आया। 1923 मतलब आजादी के पहले की बात में, पहले आजादी के बहुत पहले, इनफैक्ट हुआ ना, कितना साल पहले?
दयनीय थी। एक्चुअली देयर वर नो लॉज प्रोटेक्टिंग देम। अगर देखो एथिकली ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है। तुम्हारे घर में तुम एथिकली बताओ, तुम्हारे घर में मेड्स काम करती है, अगर बर्तन धोते वक्त उनका हाथ कट गया तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ना कि तुम डेटॉल ला के दो, कॉटन ला करके दो, बैंडेड लगाओ। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नहीं कि तुम्हारे यहाँ काम करते करते उसका हाथ कट गया। तो इंडस्ट्री में जब वो काम कर रहे हैं तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि मेरे यहाँ काम करते करते मेरा प्रोडक्शन बढ़ाते बढ़ाते इनका नुकसान हुआ, सो आई शुड बी द वन टेकिंग केयर ऑफ दिस। लेकिन होता ये था कि जब एम्प्लॉय जाता था ना, वर्कर जाता था एम्प्लॉयर के पास, तो एम्प्लॉयर ये बोल के भगाता था कि नहीं ये इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं, मतलब ये मेरी कंपनी में नहीं हुआ, ये बाहर चोट लगी, या फिर हम नहीं देंगे, तुमको जो करना है करो। तो तुमको जो करना है का मतलब है कि अब तुम कोर्ट केस करो, जुडिशरी में जाओ, और जिस मजदूर को सुबह खाए और रात में खाएंगे का पता नहीं है वो कोर्ट कचहरी में वकील रिपोर्ट करेगा, तो चुपचाप हट जाएगा वहां से। तो ये अत्याचार होता था। इसीलिए सरकार के प्रावधान लेके आई प्रोविजन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, जिसको एक सोशल सिक्योरिटी माना जाता है। अब ये कॉम्पेंसेशन का बहुत रूप है। तुम देख रहे हो फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, मान लो सर्वे इंजीनियर्स हैं, तो सर्वे इंजीनियर है तो जरूरी तो नहीं कि तुम हमेशा उस फैक्ट्री में ही लोकेटेड रहोगे। तुमको सर्वे करने के लिए कोई गांव भेजा जा सकता है, कोई और साइट पे भेजा जा सकता है, वहां कुछ हो गया, मर गया वो आदमी, तो उसको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए, क्योंकि वो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। देखो तुम्हारा ऑफिस का टाइम है 8 AM to 5 PM, ठीक है, ये तुम्हारे ऑफिस का टाइम है। तुम बस पे बैठते हो 7-10 AM to 5:50 PM। दिस विल बी यानी इस समय तुम बायोमेट्रिक लगाते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और इस समय तुम कंपनी की कार में बैठे हो या बस में बैठे हो, जो भी। यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ, तो इसको क्या बोलोगे? ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कुछ हुआ तो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कंपनसेशन यहाँ भी मिलेगा। कभी आप देखते हैं जब इलेक्शन होता है, स्टेट में इलेक्शन होता है, कॉलेज के टीचर्स को, स्कूल के टीचर्स को, बैंक के पीओ को, सबको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना बना के भेजता है कि नहीं? बूथ पे भेजता है कि नहीं? तो वहां कुछ हो गया, मार दिया उसको कोई, या कोई बात हो गई, तो वो भी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। अंडरस्टूड? नाउ सिकनेस हमने डिस्कस किया, मैटरनिटी डिस्कस किया, डिसेबलमेंट डिस्कस किया। अब डिसेबलमेंट में भी बहुत कुछ है, जब वो एक्ट पढ़ाएंगे, जिस दिन डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे। पार्शियल एक्सीडेंट होता है, टोटल एक्सीडेंट होता है, अलग अलग टाइप का। इसके बाद आओ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट सोचो, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? आप सोचोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस मिलता है तब तो बढ़िया, अनएम्प्लॉयमेंट ही रहो, अनएम्प्लॉयड रहो, पैसा भी आता रहेगा, है ना? इसीलिए सरकार ने इस चीज को एक प्रावधान के साथ लागू किया। ठीक है, ईएसआई में अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस कवर्ड है।
देखो ईएसआई को स्टार्ट ही किया गया था एज हेल्थ इंश्योरेंस। इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की हालत इतनी खराब थी कि उनके हेल्थ का कुछ अता पता नहीं था, कोई उनके हेल्थ का संज्ञान नहीं लेता था। तुम अगर पेंट इंडस्ट्री में बहुत दिन तक काम करोगे ना, तुम्हारा नाखून खराब हो जाएगा परमानेंटली। उसमें बहुत लार्ज अमाउंट में तुमको लेड पे काम करना होता है, एंड लेड इज नॉट गुड फॉर योर फिंगर्स एंड स्किन एंड ऑल दैट। इसी तरीके से बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज भी हैं जिसमें काम करने का अपना ही तरीके का हजार्ड। एस्बेस्टस फैक्ट्री में जो काम करता है उसके लिए क्या है? एस्बेस्टोसिस। टोबैको फैक्ट्री में काम करता है उसको, हाँ वो उसके लिए। कोल माइंस में जो काम करता है उसको भी अपना प्रॉब्लम है, हम हमेशा कोल का पार्टिकल होता रहेगा हमेशा। सिर्फ माइंस में क्यों, तुम अगर उसमें एम्प्लॉयड हो, तुम्हारा क्वार्टर है ना आसपास, 5 किलोमीटर के रेडियस में भी अगर क्वार्टर होगा तुम्हारा, तो भी वो पूरा एरिया ऐसा होता है कि तुम अगर अभी क्लीनिंग हुई घर की और उसके बाद 1 घंटे के बाद आके ऐसे हाथ करोगे तो फिर तुमको कोल मिल जाएगा। एकदम महीन बारीक पार्टिकल्स होता है जो उड़ता रहता है। अंडरस्टूड? जैसे जब दवा की कंपनीज में दवा बनती है ना, तो जो रॉ मटेरियल आता है वो तो बारीक बारीक आता है, जिसका सॉलिड होता है, लिक्विड भी आता है, लेकिन जो सॉलिड होता है पाउडर की तरह होता है एकदम। यू यूज पाउडर ऑन योर बॉडी। अब सोचो कि ढेर सारा पाउडर को इस रूम में उड़ा दे तो तुमको कितना सफोकेशन होगा। तो उसी तरीके से जो रॉ मटेरियल होता है उसका बोरा पटकाता रहता है ना, वो तुम तो खड़े हो वहां पर, तुम ऑफिसर हो तो तुम इनहेल करते रहोगे उसको। वो लोग जितना टाइम काम करते हैं मास्क लगा के काम करते हैं, पूरा टाइम रह ही नहीं पाएंगे। स्मेल गंदी सी रहती है और वो पार्टिकल उड़ता रहता है। तो हर जॉब के साथ अपना अपना चैलेंज है। क्रीम बनती है मालूम है तुमको? क्रीम, कॉस्मेटिक्स की क्रीम या फिर बॉडी में यूज होने वाली क्रीम, जैसे स्किन की जितनी क्रीम है, स्किन की जितनी बीमारी होती है ना उसका क्रीम बनता है। एक्जिमा, जैसे एक्जिमा जानते हो ना, उसकी बीमारी होती है, उसमें सल्फर मेजर कंटेंट यूज होता है, वहां खड़े नहीं रह पाओगे जहाँ पे वो काम होता है। इतना गंदा स्मेल आता है, इतना गंदा स्मेल होता है उसका। और तो सल्फर क्रीम, उसका क्रीम स्मेल करो ना जो फिनिश प्रोडक्ट है, वही गंदा सा स्मेल करेगा। सोचो जब वो इन प्रोसेस होगा तो कितना गंदा स्मेल करता है। So there are different industries that come up with their own share of challenge. Okay? तो ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है। टीचर का ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या हो सकता है? हाँ, थ्रोट, गला बैठ जाएगा लगातार अगर क्लास है। टीचर लोग क्यों कहते हैं आप लोगों को पेन समझ में नहीं आता है कि आगे आके बैठो, आगे आके बैठो। दूर तक बैठोगे तो दूर तक चिल्ला चिल्ला के बोलना होगा, और एक ही क्लास तो रहता नहीं है। We have been speaking, we will be speaking in the next classes also. तो वो चिल्लाते 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 क्या होता है, गले में दर्द हो जाएगा और गला बैठ जाएगा। ऐसा होता है। टोबैको वगैरह के फैक्ट्री में यू आर प्रोन टू दैट थिंग, क्योंकि बारीक चीजें होती है, सिगरेट वगैरह के फैक्ट्री में काम करना, तो इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज को भी डाला गया है कॉम्पेंसेशन में। यानी अगर तुम मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि बाहर से बीमारी लेके आ गए और ऑर्गेनाइजेशन में तुम बीमार हो आ गए और यहाँ क्लेम कर दिया, कॉम्पेंसेशन का पैसा बहुत तगड़ा होता है। तो इसलिए ये प्रावधान डाला गया है कि 6 महीना तुमको इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होना चाहिए, यानी तुम्हारी बीमारी यहाँ डेवलप होनी चाहिए, यहाँ डेवलप हुई है तभी तुम इस ऑक्यूपेशन के लिए एलिजिबल हो। और जहाँ पे ये टेस्टिंग नहीं होती है वहाँ क्या होता है, लोग फायदा उठाते हैं। आई पर्सनली नो ऑफ अ रिलेटिव, एक्सटेंडेड रिलेटिव है, जिनको पहले से कैंसर था। ही वाज अ बॉय 25-26 साल का, और फिर उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नौकरी लग गई एसएससी के थ्रू। तो वहाँ मेडिकल तो बस ऐसे ही ना कि आई साइट एंड ऑल दैट ये सब चेक, बस ऊपर ऊपर। उसको था कैंसर, बाद में उसने ज्वाइन कर लिया।
उसके बाद जितना इलाज हुआ, मरने के बाद का कॉम्पेंसेशन, आफ्टर सम टाइम, 1-1.5 साल के इलाज के बाद पूरा पैसा सरकार से बेयर करवा है, जबकि कैंसर उसको पहले था। समझ रहे हैं आप? उसका मिसयूज भी होता है। और भी क्लॉज है इसका, 3 दिन तक वो इंजरी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से पेन से टकरा के गए, थोड़ा सा खून निकल गया और एम्प्लॉयर के पास जाकर के आप चलिए दीजिए कॉम्पेंसेशन, नहीं, वैसे नहीं होता है। द इंजरी शुड रिमेन फॉर 3 days, तब भी 3 दिन होना चाहिए। एंड the nature of injury should have arisen from either during the employment or during the course of employment. ठीक, ये था कॉम्पेंसेशन। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ईएसआई में अनएम्प्लॉयमेंट कवर्ड है। क्यों कवर्ड है? वर्कर काम कर रहा है, मान लो रिट्रेंचमेंट हुआ, हमें सरप्लस वर्कर्स की जरूरत नहीं है, या किसी कारण से तुमको निकाला गया, तुमको, जब आप नौकरी में होते हैं तो आपका एक्सपेंसेस एक सुचारू ढंग से चलता रहता है, ठीक है। और सडनली अगर तुम्हारे ऊपर ये गाज गिर जाए कि तुम्हारी नौकरी चली गई, तो क्या होगा कि सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, तुम्हारा, तुम्हारे फैमिली का, बच्चों का, बच्चा पढ़ रहा होगा, वो खाना पीना आ रहा होगा, वो किसी का इलाज चल रहा, हर तरीके से तुम लोग सोच सकते हो कि किसी के घर का इनकम अगर अचानक बंद हो जाता है तो क्या क्या हो सकता है। इसीलिए सरकार ने वर्किंग क्लास को के लिए अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस दिया और बोला जितना वेज आपको यहाँ मिल रहा है उसका आधा वेज अगले 1 साल तक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्यों प्रोवाइड किया जाता है 1 साल तक और एक ही साल तक क्यों? संस्कार बताएगा, बताओ। क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा हमसे वापस। सोचो संस्कार, अगर तुमको बोल दे नौकरी चाकरी करने की जरूरत नहीं है, पैसा हम तुमको हर महीना देते रहेंगे, करोगे नौकरी? नहीं ना करोगे? यही है इसका आंसर। बेरोजगार को अगर आप बोलिएगा कि हर महीने का आपको पैसा बंधा हुआ है, काम करेगा? नहीं करेगा। लेकिन उसकी आजीविका डिस्टर्ब ना हो तुरंत, इसलिए उसको अगले 1 साल तक, ताकि वो नौकरी ढूंढ सके, अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस दिया जाता है, जो ईएसआई में कवर्ड है उनके लिए, ठीक है। उसमें भी क्लॉज है कि अगर एम्प्लॉयर तुमको ऑफर कर रहा है 5 किलोमीटर के रेडियाई में कोई नौकरी, और तब तुम डिक्लाइन कर रहे हो, सेम कैपेसिटी का वर्क, सेम कैपेसिटी का वर्क, तुम यहाँ भी ईटा उठा रहे हो और वहां भी ईटा उठाने का तुमको काम, ये साइन, तुम यहाँ भी ढलाई वाले मजदूर हो और वहां पे भी हो, तो तब अगर वो 5 किलोमीटर के रेडियाई में तुमको काम दे रहा है एंड यू आर डिक्लाइनिंग इट द वर्क ऑफ सेम कैपेसिटी, तब तब नहीं मिलेगा। तो बहुत सारा क्लॉज के साथ एक्ट आता है, तुमको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम लोग को मोटा मोटी ये पता होना चाहिए कि कैसे समाज में ऑपरेट करता है, ओके। इसके अलावा we have discussed sickness, we discussed disablement, maternity, unemployment. Let's talk about old age. Old age, देखो, अभी की तरह इतना अपॉर्चुनिटी तब नहीं था, आज से 20 साल पहले तक भी नहीं। ये स्विच वर्ड जो है ना बहुत कॉमन हो गया है, 1-1.5 साल काम किए, एक्सपीरियंस लिए और छोड़ दिए। क्यों भाई? क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, आप छोड़ सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी क्यों बढ़ी है, कारण बताओ। क्यों ये
अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़ गई है? लोगों को नहीं लगता है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण ये अपॉर्चुनिटी बढ़ी है? देयर आर सो मेनी फॉरेन प्लेयर्स इन द मार्केट। इतना आसानी से तो फॉरेन कंपनीज को काम करने नहीं मिलता था इंडिया में। आपको मालूम है ना कि 1991 के एलपीजी एरा के बाद फॉरेन कंपनीज एकदम फ्लड हो गई इंडिया में। यहाँ लेबर बहुत सस्ता है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आधा भी हो सकता है, इतना बेनिफिट हो सकता है। यहाँ का चार एक लेबर को यहाँ जो पेमेंट होता है ना, जर्मनी में अगर यही इतनी बड़ी बड़ी कार की कंपनी जर्मनी में बढ़ाएगी तो 4 टाइम से आके लेबर को उसको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लेबर लॉ है, वहाँ वहाँ पे नेशनल इनकम ज्यादा है पर कैपिटा इनकम, वहाँ पे द लेबर्स आर प्रोटेक्टेड बाय द लेबर लॉज। यहाँ से जो लोग जाते हैं उनको ऐसा लगता है, जो इंडियंस जाते हैं जो अमेरिका वगैरह में होंगे वो बताते होंगे इतना लग्जरियस लाइफ नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सस्ता लेबर है। हम आपको उसी दिन बता रहे थे, जो काम करती है उसको 50 रुपए और दोगे तो वो थोड़ा और भी एक्स्ट्रा काम करके चली जाएगी घर का। इतना लेबर सस्ता है यहाँ। हम लोग डिश वॉशर क्यों खरीदेंगे? डिश वॉशर का इंडियन मार्केट्स के मिडिल क्लास में क्या काम है? लेबर इतना सस्ता है, 1500-1800 रुपए में जब झाड़ू पोछा और बर्तन करके चला जाता है लोग, यही कारण है। लेकिन डिश वॉशर अमेरिकन मार्केट्स में बहुत ज्यादा बिकता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वहाँ हाउस होल्ड हेल्प बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, उसका एक प्रॉपर सैलरी है और लॉ है। हम तुमको एक एग्जांपल दिए थे एम्बेसडर का, बताए थे कि नहीं बताए थे? शी वाज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया एंड शी गेव लेस मनी टू हर हाउसहोल्ड हेल्प, पुलिस अरेस्ट करके ले गई, बाद में इंडियन गवर्नमेंट बोल 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 करके छुड़वाई फिर उसको। तो हमारे यहाँ लेबर बहुत सस्ता है, इसीलिए कंपनीज आना चाहती हैं। एंड इंडियंस हैव अ हैबिट ऑफ स्लॉगिंग। हम लोग बहुत लंबा आवर्स काम करना पसंद करते हैं, या ये हमारे कल्चर में ही है, जो बोलो। यूरोपियंस के कल्चर में ये नहीं है, ऑस्ट्रेलियंस के कल्चर में ये नहीं है। तो आईटी कंपनीज में जिसका क्लाइंट ऑस्ट्रेलियन होता है ना, वो बहुत खुश होता है। छुट्टी वुट्टी को लोग उतना लफड़ा नहीं करता छुट्टी देने में। काम सब जगह होता है, लेकिन एक पॉलिसी होती है ना, एक प्रिंसिपल होता है, एक कल्चर होता है किसी जगह का। सिमिलरली यही की तो बात हो रही है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडियन एज अ होल कल्चर। अच्छा, ओके, वही बात तो हो रही है। तो किंडरगार्टन का स्कूल का टाइमिंग देखे, 2 घंटे का होता है। अगर तुम किंडरगार्टन का सिलेबस और मेथड ऑफ स्टडी इंडियंस का और बाकी जहाँ स्कूल्स है वहाँ कंसीडर करोगे ना, यहाँ के बच्चे ना वहाँ के बच्चों को ना अगले 3 साल तक पढ़ा देंगे जो यहाँ पढ़ता है। ये तो कल्चर की बात है ना, वी टॉकिंग अबाउट द कल्चर। ये तो ऑन द होल इंडियन कल्चर रिप्रेजेंट करता है, इसको समझो फिर। तो दिस इज द थिंग। नाउ क्यों जॉब स्विच करने का अपॉर्चुनिटी इतना बढ़ गया मार्केट में? ग्लोबलाइजेशन के बाद the organizations, they have expanded all over the world. Now there are many organizations, there are many employees in India who are working in an absolutely fluid organization. Organization है ही नहीं इंडिया में, सिर्फ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लाइफ टाइम वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि उसकी जो कंपनी है वो इंडिया में अपना ऑफिस एस्टैब्लिश भी नहीं करना चाहती है। क्यों करेगी? उसको कॉस्ट लगेगा ना फिक्स का, और ऐसे ही एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी दे रही है वो, अच्छे अच्छे पोस्ट पे, बिहेवियरल ट्रेनर, प्रोजेक्ट ट्रेनर, ऐसे पोस्ट पे पूरा का पूरा कंपनी ऑपरेट कर रहा है। So you have ample opportunities to switch. तुम स्विच करने के लिए क्यों सोचते हो? क्योंकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, पहले ये था ही नहीं। All that people had to work was the large scale industries, बस कॉटन का मिल, जूट का मिल, टेक्सटाइल का मिल, ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज में।
तो ऐसे में क्या होता था कि अभी के एरा में नौकरी छोड़ के जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। एट्रिशन रेट के बारे में तुम लोग को बताए ना एक क्लास में, लेबर टर्नओवर के बारे में बताए ना कि हाउ इज दिस बिकमिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम। There is a lot that is spent on you when the organization hires you, trains you, and by the time you start giving full on your productivity, you leave the organization. तो अगला एम्प्लॉय हम हायर भी कर लें तो भी क्या प्रोडक्टिविटी थोड़ी ना पड़ेगी उतनी, ठीक है। So we discussed about sickness, maternity, disablement, old age. We were discussing old age. Now, पहले के टाइम पे जॉब स्विचिंग वगैरह इतना नहीं होता था। The person who stayed in one organization mostly stayed there for a considerable period of time. लगभग वहीं से रिटायर किया। पुरानी पुरानी मूवीज देखो 70 के पहले की, 70 60s में, सुनील जी आपने हमारे लिए जिंदगी भर काम किया है। This is reflecting the culture in that era. सिनेमा किसी भी एरा का बहुत बड़ा प्रतीक होता है। सिनेमा में जो दर्शाया जा रहा है उस समाज में वही चल रहा होता है, तभी उसको सोशल एक्सेप्टेंस मिलता है ना, नहीं तो मिलेगा थोड़ी ना। अभी 60s का एरा का मूवी तुम लोग को दिखाया जाएगा, जाओगे दिखने? नहीं जाओगे। 21वीं सेंचुरी में जो होगा उसको इमेजिन करके तुमको दिखाया जाएगा, उसका भी एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तुमको लगेगा आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज है। तो देखिए वो ये चीज ओल्ड एज के एक ही मुनीम है, रिटायर हुए उसी ऑर्गेनाइजेशन से, एक ही मिल में काम किया आपने जिंदगी भर, हमें हमारे फैक्ट्री के लिए काम किया है। ग्रेचुटी का कॉन्सेप्ट वहीं से आया था, ग्रेचुटी बाद में बताएंगे। अभी ओल्ड एज के बारे में बात करें। ओल्ड एज में होता क्या है, आप जिंदगी भर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, लेकिन ओल्ड एज आते आते तो आपकी कैपेसिटी घट जाती। तब क्या, तब कैसे वो अपने फैमिली का केयर करेगा, ठीक है। अभी हम क्लास की बात करते हैं, 3-4 बार बोल चुके हैं both these girls are not taking interest, she is continuously speaking in class. ओल्ड एज में जिंदगी भर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया, अब आप बूढ़े हो गए, अब आपकी वर्किंग कैपेसिटी घट गई, अब कौन ख्याल रखेगा? अब आपका क्या, अब आप रिटायर होने के बाद कैसे ग्रेसफुली रहिएगा? ये तो ऑर्गेनाइजेशन की भी जिम्मेदारी है कि जिसने जिंदगी भर तुम्हारे लिए काम किया उसके एक ग्रेसफुल रिटायरमेंट, ग्रेसफुल ओल्ड एज के लिए तुम काम करोगे, करना चाहिए, राइट। तब वहीं से पेंशन का कॉन्सेप्ट आया था, पेंशन का कॉन्सेप्ट वहीं से आया था, ग्रेचुटी का कॉन्सेप्ट वहीं से आया था। ग्रेचुटी पहले खुश होके दिया जाता था, जो आज लॉ बन गया ना, कुछ चीजें आप देखिएगा कि यूनियन होने की वजह से गलत भी हुई है, क्योंकि संगठन में बहुत शक्ति होती है, तो गलत बात को भी एक दो गलत बात भी लेबर ने मनवा लिया। जैसे ग्रेचुटी पहले लॉ नहीं था, आज कानून बन गया, केंद्र सरकार का कानून है, पहले नहीं था। पहले यही जो मुनीम जी वाला कॉन्सेप्ट था ना कि आपने हमारे यहाँ इतने लंबे समय तक अपनी सेवा दी, हम खुश होकर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते हैं फॉर योर लॉन्गर एसोसिएशन विद आवर ऑर्गेनाइजेशन। धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट चेंज होकर के आया और एक एक्स ग्रेशिया टाइप का कॉन्सेप्ट, डोनेशन टाइप का कॉन्सेप्ट हुआ। तुम डोनेट क्यों करते हो? डोनेट करने के बाद कैसा लगता है? डोनेशन देने के बाद कैसा लगता है? डोनेशन आप उसके लिए नहीं करते हैं, डोनेशन आप अपने लिए करते हैं।
मन में कुछ मांगा हुआ है, यार मेरा फोन खो गया, मिल जाएगा तो हम दे देंगे 250 रुपए मंदिर पे, करते हो? डोनेशन मतलब वो चटपटाना या दान अपने नसीब से किए ना, तो लेकिन करते तो तुम अपनी ही संतुष्टि के लिए हो ना, करते हो ना अपनी संतुष्टि के लिए। तो उसकी तरह होता था वो पहले ग्रेचुटी, उसके बाद उसका फॉर्म चेंज हुआ एक्स ग्रेशिया टाइप का, या डिफर्ड वेज समझो, डिफर्ड। डिफर्ड वेज मतलब धीरे धीरे लोगों को, एम्प्लॉइज को ये लगने लगा, अच्छा हम रिटायर करेंगे तो कुछ डिफर्ड वेज है, कुछ पैसा बचा हुआ है मेरा, डिफर्ड मानी बचा हुआ बकाया पैसा मेरा एम्प्लॉयर के पास है, तो वो हम लेंगे, तो फिर अधिकार की तरह मांगने लगा। अब एम्प्लॉयर कुछ को दे कुछ को ना दे, तो जिसको ना दे वो हंगामा करने लगे कि मेरा अधिकार जा रहा है, तो केस कर दिया। केस कर दिया तो बहुत सारे कोर्ट में इसका केस चलता था, बहुत सारा, और ज्यादातर कोर्ट में कौन जीता? वर्कर जीता। स्कीम की तरफ फिर पहले अग्रीमेंट की तरह होने लगा, फिर स्कीम की तरह आने लगा, और फिर इतना हंगामा हुआ कि इसको फिर कानून बना दिया गया, और आज तो रूल है। तो तुम्हारा कानून है 5 साल से ज्यादा जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करके जाओगे वहां से तुमको ग्रेचुटी का पैसा मिलेगा। तो जैसे अभी तो पेंशन हटा दिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, जो क्लर्क भी होता था ना, उसको भी जब वो रिटायर होता था तो उसको बहुत पैसा हो जाता था, ग्रेचुटी का और प्रोविडेंट फंड का, और पेंशन तो आ ही रहा है, ठीक है। तो ओल्ड एज में भी प्रोटेक्ट करना ऑर्गेनाइजेशन का काम है, क्योंकि सारी जिंदगी वो काम करता है, बट ओल्ड एज होने के बाद वो सक्षम नहीं है काम करने के लिए, the working capacity will greatly reduce. In that case, to take care of him and his family, it is important for the government to think about social security scheme. एक और है, बता देते, डेथ। डेथ आप सोच लीजिए कि आप सोच सकते हैं, कोविड का टाइम सोचो, कोविड में जरूर तुम लोग भी किसी न किसी ऐसे को जानते होंगे जो या तो तुम्हारे परिवार में नहीं होगा या दूर में होगा, लेकिन सुने होंगे कि डेथ हो गया, सेकेंड वेव में खासकर हुआ ना, कमाने वाले का डेथ हो गया, उसके बाद सामने से देख रहे होंगे कि जिंदगी पे क्या असर पड़ा है। सोचो कि घर में अगर, जनरली हम लोग जिस जनरेशन को बिलोंग करते हैं उसमें फादर्स आर ओनली वर्किंग, जनरली स्पीकिंग फादर्स ओनली वर्किंग, वैसे में अगर किसी के यहाँ फादर का डेथ हो गया, असमय डेथ, उसके परिवार का क्या होगा और तुरंत क्या होगा, क्योंकि वो तो तुरंत का इनकम रुक गया, कमाने वाला चला गया। अब ऐसे केस में आप अकेले तो अपनी मदद नहीं कर सकते ना। That is why in these cases you need society as a large to protect you, to safeguard you. डेथ का कॉम्पेंसेशन वाला जो एक्ट है उसमें भी डेथ का प्रावधान है, वैसे अदरवाइज नहीं, उसको पैसा दिया जाता है ताकि तुरंत के लिए कुछ पैसा हो जाए उसके पास, ठीक है, समझ में आई बात? These were the major contingencies of life. उसके बाद कुछ कुछ एक्ट में क्या है, ये सब हम तुम लोग को इंटरेस्टिंग है, थोड़ा जानना चाहिए और काम भी आएगा। सोशल सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बाद बहुत सारा, जो तुम पहले तो बीपीएससी में एक ऑप्शनल पेपर है लेबर एंड सोशल वेलफेयर, उसमें सोशल सिक्योरिटी बहुत बड़ा है जो तुम ग्रेजुएशन के बाद बहुत लोग देना चाहेंगे। ईपीएफओ का एग्जाम होता है एनफोर्समेंट ऑफिसर का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, ये ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें सोशल सिक्योरिटी एक अलग से पेपर होता है। अगर थोड़ा बहुत जानोगे ना पेपर को तो ज्यादा फिर अपने मन से पढ़ लोगे। ये सब बहुत शानदार नौकरी है ग्रुप बी की, जो इन चीजों पे बेस्ड है, अगर आप चाहें तो उसका सिलेबस पलट के देख सकते हैं। इसलिए सोशल सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट